गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आज हम लोग डिस्कशंस कर लेते हैं। ये 10 जनवरी 2023 का जो द हिंदू का इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स। ठीक है, पर्टिकुलरली जो एग्जामिनेशंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या स्टेट पीसीएस कोई भी हो, यूपी पीसीएस हो या सीडीएस हो, एनडीए हो, सीएपीएफ हो, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है जिसमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं, उस एग्जामिनेशंस की दृष्टि से ये डिस्कशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें हम लोग पूरा पेपर्स का, द हिंदू का जो पूरा पेपर्स हैं, इसमें देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। ठीक है, वहीं पे हम लोग डिस्कशंस करेंगे उस चीज़ का, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उस चीज़ का हम लोग नहीं करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखिए, कंप्लीट डिस्कशंस आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो फिर भी यदि लगता है कि कहीं पे भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायर्ड है, पर्टिकुलरली कि हाँ सर आपने ये चीज़ कवर नहीं किया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है फर्स्ट वन फ्रंट पे न्यूज। देखिए, फर्स्ट वन अभी जो ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील में क्या हुआ ना कि वहाँ पे जो कुछ दिन पहले रिसेंटली क्या हुआ था, प्रेसिडेंट इलेक्शंस हुआ था। तो प्रेसिडेंट इलेक्शंस होने के बाद जो प्रेसिडेंट पहले थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है, कौन थे, तो बोल्सोनारो, तो उनका डिफीट हो गया, और न्यू प्रेसिडेंट जो बने थे उनका नाम था मिस्टर लूला। अब देखिए क्या हुआ कि वहाँ पे जब इलेक्शंस हुआ तो उसके बाद वोटिंग का काउंटिंग हुआ, और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट था वो डिफीट हो गया, और नया जो प्रेसिडेंट बना वो लूला बन गया। तो वहाँ के जो सपोर्टर थे बोल्सोनारो के, उनके द्वारा इस पे जो इलेक्शंस हुआ था, वोटिंग हुआ था, उस पे क्या हुआ, क्लेम किया गया कि इलेक्शंस के साथ फ्रॉड किया गया, और फ्रॉड होने के कारण जो बोल्सोनारो थे उसका डिफीट हो गया। अब देखिए क्या हुआ, आगे चल के क्या हुआ कि उनका जो सपोर्टर्स थे वो दो गुट में बट गए, और दो गुट में जो बट गए, एक किसके ग्रुप में थे, एक बोल्सोनारो के सपोर्टर हो गए, और एक सपोर्टर नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट थे, यानी कि वो ना किसी का सपोर्ट करते थे और ना ही किसी के अगेंस्ट में थे। तो अब जो सपोर्टर थे उनके द्वारा क्या किया गया, वहाँ के जो कैपिटल है, कहाँ के, ब्राज़ील का जो कैपिटल है ब्रासिलिया, वहाँ पे जो पार्लियामेंट है वहाँ पे जा कर के क्या किया, ये लोग तोड़ फोड़ किया, काफ़ी हंगामा किया, और इसका डिमांड वहाँ पे क्या चीज़ है, दो डिमांड है, पर्टिकुलरली वहाँ पे दो डिमांड रखा गया। पहला, जो वहाँ के अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट है जो लूला है, लूला को प्रेसिडेंट पद से हटा दिया जाए, और एक बार फिर से वहाँ पे क्या किया जाए, सैन्य शासन व्यवस्था लाया जाए, मतलब कि लोकतंत्र को हटा करके सैन्य व्यवस्था फिर से एस्टेब्लिश किया जाए। तो इसके बैकग्राउंड में जब जाते हैं हम, ठीक है, तो 1964 में से पहले वहाँ पे क्या था, सैन्य व्यवस्था ही था, यानी कि मिलिट्री पावर ही था। 1964 के बाद ये चला कब तक, 1985 में फिर से क्या हुआ, ये 1964 से लेकर के जब ये इंडिपेंडेंट हुआ था 1985 तक चला, और 1985 में फिर से यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया। तो उसके बाद से फिर जा कर के अभी रिसेंटली अक्टूबर में जो इलेक्शंस हुआ था, उसके बाद से क्या हुए, वहाँ के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे बोल्सोनारो, उसका डिफीट हो गया, और तब से ये इशू क्रिएट हुआ है। तो ये काफ़ी वहाँ पे तोड़ फोड़ हुआ। आप देखिए क्या होता है वहाँ पे, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है तब तक कहीं ना कहीं एक तरह से ब्राज़ील का और इसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है पूरे वर्ल्ड पे पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक श्रेष्ठ गवर्नमेंट माना जाता है, और इसी को लेकर के यहाँ पे जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा ट्वीट किया गया कि देखिए सभी को डेमोक्रेटिक जो ट्रेडिशंस हैं उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, और इस तरह से अगर किसी तरह से इशू हुआ है तो उस इशू पे फोकस करना चाहिए। जो ब्राज़ील की अथॉरिटी है उसको हम लोग पूरी सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को लेकर के, यहाँ पे सोशल मीडिया पे ट्वीट किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा। अब देखिए, जब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, इसमें अभी क्या है ना कि तमिलनाडु में वहाँ पे गवर्नर और वहाँ के जो गवर्नमेंट है, यानी कि चीफ मिनिस्टर्स हो गया, मिनिस्टर्स हो गया, इनके बीच कन्फ्लिक्ट हुआ। क्या हुआ कि गवर्नर जो होता है ये क्या होता है, सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है,
अब वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वहाँ के क्या होते हैं, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इसी को लेकर के क्या है ना कि इसके द्वारा जो गवर्नर है, गवर्नर के द्वारा तमिलनाडु को ट्रांसक्रिप्ट करके दूसरे लैंग्वेज में बोला गया। तमिलनाडु को स्पष्ट रूप से नहीं बोलने के कारण, यानी कि ट्रांसक्रिप्ट करने के कारण वहाँ पे जो रिजोल्यूशंस पास किया गया, ठीक है, और किसके अगेंस्ट, गवर्नर के अगेंस्ट। इसी को लेकर के यहाँ पे काफ़ी शोर शराबा हंगामा हुआ कि देखिए वहाँ पे एग्जांपल बताया गया कि मान लीजिए कि देखिए कोई भी स्टेट है, उसका एक अपना एग्जिस्टेंस है, उसके नेम का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है। जैसे कि पर्टिकुलरली आप बात कीजिए जैसे कि महाराष्ट्र है, तो इसी में क्या है, राष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, स्थान। तो जस्ट लाइक इसी तरह से तमिलनाडु का भी एक अपना वहाँ का जो पब्लिक है उसका इमोशंस उससे रिलेशंस रखते हैं और एक दूसरे से कनेक्टिविटी रहता है वहाँ के पीपल्स का, कहीं ना कहीं एक तरह से क्या है, उससे इमोशंस जुड़ा हुआ रहता है। इसी को लेकर के वहाँ के जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा इशू क्रिएट किया गया, किसके अगेंस्ट, तमिलनाडु गवर्नर के अगेंस्ट। तो अभी वहाँ पे काफ़ी शोर शराबा देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ में जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा अभी रिसेंटली जो 9 जनवरी था, तो 9 जनवरी को क्या मनाया गया, भारतीय प्रवासी दिवस, है ना, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया, यानी कि डायस्पोरा डे मनाया गया। 9 जनवरी को एवरी ईयर्स मनाया जाता है। तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि देखिए हमारा जो नेशन है, हमारा जो राष्ट्र है, हमारे जितने भी प्रवासी भारतीय हैं, चाहे वो ओवरसीज इंडियंस हो या किसी अदर कंट्री में हो, है ना, तो उसका हम लोग कहीं ना कहीं प्रोटेक्शंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हम लोग किसी भी तरह से कुछ भी अगर इशू होता है तो हम लोग उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसी को लेकर के तो अभी जो था 17th यानी कि 17वां भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया 9 जनवरी को। इसी को लेकर के ये न्यूज में आया था। अब देखिए आगे जब आप बात करते हैं, ये जो न्यूज है ये आंध्र प्रदेश से निकल के आया है कि आंध्र प्रदेश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया कि जो आंध्र प्रदेश का डिवीज़न हुआ था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का डिवीज़न हुआ था, कब हुआ था, तो 2014 में हुआ था, ठीक है। तो जब से ये डिवीज़न हुआ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच, इसमें क्या है ना कि जो एसेट्स हैं, जितने भी संपत्ति हैं, लायबिलिटीज़ हैं, तेलंगाना के साथ हुई थी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच, वो सही से नहीं हो पाया था। तो इसका एक बार फिर से जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, ये सब चीज़ का सही से डिवीज़न होना चाहिए, ताकि क्योंकि आंध्र प्रदेश में बहुत सारे ऐसे एसेट्स अवेलेबल नहीं हैं जिसके कारण कि उसका सोर्सेस जो टैक्सेस हैं, जिससे उसका स्टेट कहीं ना कहीं इस चीज़ को आगे लेके चले और स्टेट का डेवलपमेंट हो, ये सब चीज़ नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसी को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रिक्वेस्ट किया गया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कि सही से डिवीज़न होना चाहिए ताकि डेवलपमेंट हम लोग कर सकें। कितना करोड़ का, यहाँ देखिए डिवीज़न जो हुआ था, सारे मनी यहाँ पे 1,42,601 करोड़ जो कि नॉन डिविजन्स एसेट्स था, ठीक है, जो कि क्लियरली जिस पे नहीं मेंशंस किया गया था। तो ये सारे चीज़ है कि यहाँ पे जो हैदराबाद है उसको कहीं ना कहीं कैपिटल्स किसको प्रोवाइड कर देना चाहिए, आंध्र प्रदेश को प्रोवाइड कर देना चाहिए। इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि हाईकोर्ट के द्वारा ये डिसीजंस दिया गया, हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट के द्वारा, कि जो भी दलित कम्युनिटी एस्केवेंजिंग में इन्वॉल्व है या किसी तरह से बाय फोर्स किया गया एस्केवेंजिंग में, एस्केवेंजिंग के बारे में बताए होंगे। एस्केवेंजिंग क्या होता है, जो गटर से या कहीं नाले से पूरे करकट उठाते हैं या करकट निकालते हैं बाय फोर्सली किसी के द्वारा, तो इसी को एस्केवेंजिंग कहते हैं। तो हाईकोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया गया है कि जो भी इस तरह से पीड़ित परिवार है, पीड़ित फैमिली है, उसको 2 लाख का मुआवजा देना चाहिए गवर्नमेंट को। तो
जो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है उसके द्वारा ये डिसीजन दिया गया। अब देखिए जब नेक्स्ट बात करते हैं न्यूज़ की, तो ये वाला जो न्यूज़ है पर्टिकुलरली ये केरल से है। तो इसमें ये बताया कि केरल जो है अब आगे चल के वो चाहता है कि जो वायलेंस है किसके बीच, इकोलॉजी और ह्यूमन लाइफ के बीच, उसके बीच उस पर स्ट्राइक करें, यानी कि दोनों का जो बैलेंस है वो बना हुआ रहे। और इसके लिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं काम करने के लिए प्रिपेयर है, क्योंकि ये चीज़ अभी केरला हाई कोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि 200 से ऐसे 200 के आसपास ऐसे सेंचुरी हैं जो कि केरला में अवेलेबल हैं और पर्टिकुलरली इसके लिए काम करेगी वहाँ के जो कोची कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तो ये चीज़ है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो ह्यूमन लाइफ है उसका इम्पैक्ट इकोलॉजी पे पड़ता है और इकोलॉजी का इम्पैक्ट ह्यूमन पे पड़ता है। तो इसी को लेकर के क्या होता है कि कहीं ना कहीं इकोलॉजी कभी कभी पे इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ इस न्यूज़ में बताया गया है कि केरला वांट्स टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड ह्यूमन लाइफ, ताकि दोनों के बीच, इकोलॉजी और ह्यूमन लाइफ के बीच क्या हो, बैलेंस बना हुआ रहे। अब देखिए आगे आज का एडिटोरियल्स डिस्कशंस करते हैं। इस एडिटोरियल्स में क्या बताया गया, इस एडिटोरियल्स में पर्टिकुलरली ये बात की गई है एज डिटर्मिनेशंस की। जो एज का निर्धारण होता है उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टियाँ फेस करनी होती हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जो राइटर हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि देखिए इसमें एक एग्जांपल बताया गया है कि जो अक्सर जो कुछ भी केसेस आते हैं पर्टिकुलरली या रेप से रिलेटेड हो, है ना, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि जो विक्टिम होते हैं, जो आरोपी होते हैं, उसको वो कहीं ना कहीं जुवेनाइल घोषित होते हैं। अब जुवेनाइल घोषित होते हैं तो इस केस में क्या होता है कि उसके अगेंस्ट जो भी एक्शंस लेने चाहिए जो सही से नहीं हो पाते हैं, नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे हो जाते हैं, मतलब बचपन हो जाते हैं। तो अब बचपन कहीं ना कहीं उसके लिए जुवेनाइल तरीके से केस चलता है। अब इसी को लेकर के यहाँ पे एज का, अब इसके पास जो एज का डिटर्मिनेशन है वो कहीं ना कहीं एक स्कूल का, यदि कोई 10th पास है या हायर सेकेंडरी है तो स्कूल का सर्टिफिकेट को ही वैलिड माना जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी पर्सन जिन्होंने इस तरह से घटना को अंजाम दिए हैं वो किसी तरह से क्या करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं, या सर्टिफिकेट में उसका जो एक्चुअल एज रहता है वो मेंशंस नहीं रहता है, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे राइटर के द्वारा 2 टेक्निक बताया गया है कि जिसके थ्रू क्या होता है ना कि एज का डिटर्मिनेशन होना चाहिए। पहला जो इसके द्वारा ये बताया गया, फर्स्ट वन ये बताया गया है कि पहला बताया गया है यहाँ पे कि विजडम टीथ टेक्निक, एंड दूसरा जो बताया गया यहाँ पे इपिजेनिक क्लॉक टेक्निक, जिसके थ्रू क्या होता है होना चाहिए जो एज का डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है विजडम टीथ टेक्निक। तो आपको भी पता होगा जो विजडम टीथ टेक्निक होता है, मतलब कहने का अर्थ ये है जो दांतें आती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो एज होता है पर्टिकुलरली 15 से लेके 18 तक, उसमें कुछ ऐसे जो बचपन की दांतें होती हैं तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाते हैं और उसके बाद आकर के जो मोलिकुलर होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो मोनोड होते हैं वो कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो इसी को लेकर के है ये इस तरह से एज डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला टेक्निक ये था। और सेकेंड वन जो टेक्निक बताया गया यहाँ पे इपिजेनिक टेक्निक, इपिजेनिक क्लॉक टेक्निक, इसमें क्या होता है कि जो डीएनए का मेजर्स किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो मिथाइलेशंस का लेवल होता है वो कहीं ना कहीं ये जो एस्टिमेटेड क्रोनोलॉजी होता है एज का वो इस पे हेल्प कर सकता है। इस तरह से जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं मिथाइल ग्रुप्स का ऐड करके डीएनए मॉलिक्यूल्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो एज का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है ना कि जो बर्थ रजिस्टर होते हैं उसमें क्या होता है बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि फेक होते हैं। 100 से ऐसे केसेस देखने को मिला है 2012 से लेकर 14 तक में, ठीक है, जो कि माइनर गर्ल्स अगर उसमें किसी तरह से आरोप लग गया है, ठीक है, कहीं ना कहीं उस पर
वो इस तरह से फेक इन्फॉर्मेशन गैदर किए हुए रहते हैं और इस तरह से वो जो रियल घटनाएं होती है, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं उससे सही डिसीजंस पे नहीं आ पाते हैं। तो इसी को लेकर के ये चीज़ यहाँ पे राइटर्स के द्वारा ये लिखा गया है एडिटोरियल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि नेक्स्ट एडिटोरियल्स में है, इसमें क्या कह रहा है कि जो करप्शंस हैं, करप्शन प्रत्येक जगह पे इन्वॉल्व है। तो इसके लिए क्या है ना कि एक सही स्टेप्स लेने की रिक्वायर्ड है, हम लोग किस तरह से फाइट कर सकते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या यहाँ पे एक्शंस लिए गए हैं और क्या क्या एक्शंस लेने जाना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, करप्शंस जो है पर्टिकुलरली जो अपर लेवल होता है, पर्टिकुलरली कहाँ से, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स होते हैं जैसे कि आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ये सब सर्विसेज जो सुपीरियर सर्विसेज हैं, इसको कहीं ना कहीं अपने इथिक्स, इंटीग्रिटी पे फोकस करना चाहिए, यानी कि सत्यनिष्ठा पे फोकस करना चाहिए। ये काफ़ी कहीं ना कहीं जो करप्शंस हैं उसके अगेंस्ट वर्क कर सकते हैं, इसके पास ये कैपेबिलिटी है और इसमें जो है ये जो सिविरिटी होता है, सिविरिटी ऑफ लॉ और एप्लीकेशंस होता है, उसको स्ट्रेंथन करने का इसके पास अपना एक आइडिया होना चाहिए, इनके पास अपना विचार होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राइटर के द्वारा ये बताया गया कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं, सिविल सोसाइटी होते हैं, उनको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि करप्शन जो है कहीं ना कहीं प्रत्येक जगह पे इन्वॉल्व है। कोई भी काम हो, कोई भी वर्क हो, विदाउट करप्शन का, विदाउट घूस का नहीं होते हैं, विदाउट पाल्म का नहीं होते हैं। तो इसी को लेकर के यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देखिए अपर लेवल का जो सुपीरियर सर्विसेज हैं उसको कहीं ना कहीं इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजंस होते हैं वो कहीं ना कहीं करप्शंस के अगेंस्ट हमेशा रहते हैं और उनके द्वारा हमेशा इस रीजन्स को, ठीक है, इंक्लूड किए जाते हैं कि जो सिविल सोसाइटी होते हैं इस पर फोकस नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उसका कहीं ना कहीं एक हमेशा इंटेंशन रहता है कि वो हमेशा सत्ता में बने हुए रहें, लेकिन जो सिविल सोसाइटी होते हैं वो कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंटली काम करने का उसको ज़रूरत है और इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो इसी को लेकर के ये राइटर के द्वारा बताया गया कि हम लोग को क्या आना चाहिए, एक स्टेप्स लेना चाहिए हमेशा करप्शंस के अगेंस्ट, ताकि एक हमारा जो डेवलपमेंट का इंटेंशंस है इंडिया का उस पर हम लोग फोकस कर सकें। तो ये था एडिटोरियल्स में कंप्लीट समरी। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एडिटोरियल्स में। जब देखिए यहाँ पे बात किया गया है, आज जो है ओपिनियन एडिटोरियल्स में आया है, इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है पर्टिकुलरली कि जो माउंटेन है, कौन सा, हिमालय माउंटेन, तो अभी क्या हुआ वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ। तो लैंडस्लाइड का यहाँ पे वजह बताया गया है कि पर्टिकुलरली क्या होता है, लैंडस्लाइड का जो रीजन होता है अभी खास करके हिमालय में, वहाँ पे रोडवे है ना, उसके बाद जाकर के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चलाए गए हैं जिसके वजह से क्या होता है, रोडवेज हो गया, ट्रेन हो गया, जिसके कारण उसके जो नेचुरलिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ा है और इसी के वजह से तरह तरह की घटनाएं इस तरह से देखने को, फेनोमेना देखने को मिलता है। कुछ दिन पहले पिछले साल वहाँ पे केदारनाथ में भी घटनाएं इस तरह से घटी थी, लैंडस्लाइड हुआ था जिसके कारण कई की जान चली गई थी। और रिसेंटली अभी जो है पिछले दिन क्या हुआ था, लगभग में 5000 जो पॉपुलेशंस हैं, ठीक है, उस पर इम्पैक्ट पड़ा था, जिसका घर ब्रेक कर गया है ना लैंडस्लाइड की वजह से। तो ये सारे चीज़ बता रहा है कि किस तरह से जो ह्यूमन का एग्रेशंस है वहाँ पे देखने को मिला है। तो ये चीज़ था यहाँ पे ओपिनियन इसके द्वारा बताया गया कि इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, एक साथ चल करके जो हिमालय का किस तरह से हम लोग उसका सही यूटिलाइजेशन कर सके और इस तरह से कुछ भी एंथ्रोपोलॉजी एक्टिविटीज़ है या जो मैसिव कंस्ट्रक्शंस हैं के प्रोजेक्ट्स हैं, या रेलवे हो, ट्रैक्स हो, है ना, उसके बाद डैम्स हो, इकोसिस्टम्स हो, ये सारे चीज़ को हम लोग को क्या करना चाहिए, देख करके सारे चीज़ इंक्लूड करना चाहिए और हम लोग को फोकस करना चाहिए डेवलपमेंट पे, ताकि हम लोग एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो हिमालय पे या माउंटेन पे लैंडस्लाइड होते हैं, हम लोग
अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जो अभी रिसेंटली, अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड न्यूज़ है। इसमें ये बताया है कि जो जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं इंडिया में, पर्टिकुलरली उसके पास पर्याप्त मात्रा में फंड नहीं रहने के कारण उसका जो डेवलपमेंट है सही वे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका जो जीडीपी है, पर्टिकुलरली जो भी स्टेट में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ज़्यादा है उसका जो जीडीपी है 1% से भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कम है, जो कि ब्राज़ील का जो 7% एंड साउथ अफ्रीका का 8% म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो उसका रेवेन्यू है, तो इसी को जीडीपी है। अब देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे कि पर्टिकुलरली इंडिया में जो मच स्मॉलर, पर्टिकुलरली जैसे कि हम बात करते हैं बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे कि अर्बन लोकल बॉडीज इंक्लूड हैं, उसके द्वारा ये स्टडी किया गया है कि पर्टिकुलरली जैसे कि दिल्ली हो गया, गोवा हो गया, उसके बाद जाकर के गुजरात हो गया, चंडीगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब का जो जीडीपी का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो परसेंटेज है 0.1% है, और जिसको लेकर के क्या होता है कि वहाँ पे सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, चाहे वो पार्क हो या जो सही से अरेंजमेंट होना चाहिए वो चीज़ नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डेटा में यही चीज़ बताया गया है कि पर्टिकुलरली क्या करना चाहिए, देखिए नोट वोकल फॉर लोकल गवर्नमेंट्स, तो ये चीज़ वहाँ पे इशू दिखाया गया है डेटा के माध्यम से। चार्ट 1 में देखिए, चार्ट 2, चार्ट 1 करके ये सब इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अभी तक जो बेगर होते हैं, भिखारी होते हैं, उनका यहाँ पे क्या है ना कि पर डे का इनकम बताया गया है कि पर डे का जो इनकम है इंडिया में पर्टिकुलरली 1 करोड़ उसका पर डे का इनकम है जो बेगर है इंडिया में, पर्टिकुलरली ये एक रिपोर्ट में बताया गया है। इसमें जो बहुत सारे सबका अलग अलग तरीके से बनाया गया है, बताया गया है कि जो हैबिट हो, कंज्यूमर लाइफ है, हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द 5.5 मिलियन बेगर्स पे परीक्षण किया गया, जिसमें कि ये बताया गया है कि देखिए जो पिछले 14 साल से अभी के समय में काफ़ी इंक्रीज हुआ है। इसमें बहुत सारे जो ब्लाइंड होते हैं, डेफ मोल्स होते हैं, सबका डेटा बताया गया कि देखिए ब्लाइंड्स के लिए कितना ये लोग का जो इनकम है पर डे का 8 लाख है, उसके बाद जाकर के 3 लाख है जो डेफ मोल्स हैं। तो ये सब चीज़ जो मेंटली डिसऑर्डर है उसका जो है यहाँ पे 1 लाख आसपास है। उसके बाद जाकर के ये सब इंडिया का जो पर डे का एक ऑन एन एवरेज इनकम है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ लगता है कि इंडिया में बेगर भी कहीं ना कहीं उसका जो लाइवलीहुड है वो ज़्यादा स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि भिक्षा देना भी एक तरह से अपराध है ना। क्योंकि पर्टिकुलरली क्या होता है ना कि आप उसको भिक्षा तो देते हैं, पर्टिकुलरली वो सही से यूज़ नहीं करता है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ पब्लिश किया गया है, ठीक है। मैं इस तरह से किसी भी क्या है ना कि भिक्षा देना या लेना ये आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए, इसमें किसी तरह से हम प्रमोट नहीं करते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे जब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो डेब्ट कैपिटल है बैंक का फाइनेंशियल 23 में वो कहीं ना कहीं इंक्रीज किया है। ये ICRA लिमिटेड के द्वारा ये बताया गया है। कितना करोड़? 91,500 करोड़ ये इंक्रीज किया है। अब देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं नेक्स्ट का, यहाँ पे पर्टिकुलरली 26% जो स्टोरेज है, कैपेसिटी है किसका? डैम्स का, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये बताया गया है कि जो कि 26% क्या कर गया? लूज कर गया उसका जो कैपेसिटी है वाटर रखने का, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं 26% वो लूज कर गया। अब देखिए यहाँ पे कहता है लोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, खास करके जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, ठीक है, और जो स्मॉल इंटरप्रेन्योर होते हैं, वो कहीं ना कहीं अभी डिस्पर्स किया गया है। कितना? तो उसके लिए 1,550 करोड़ रुपये लोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया। किसके द्वारा? किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर्स और स्मॉल इंटरप्रेन्योर है उसके लिए। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है ये वाला न्यूज़ पर्टिकुलरली रियल एस्टेट से रिलेटेड है। जो पे गैप होते हैं तो उसके द्वारा ये बताया गया है कि जो रोड वोमेंस रियल एस्टेट है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिला है, और उसका जो है 40% अभी रिसेंटली ये चीज़ देखने को मिला है। अब देखिए गवर्नमेंट के द्वारा एक इकोसिस्टम जो क्रिएट किया गया था, पॉलिसी
के लिए वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा, बहुत सारे बेनिफिशियल। अभी जो है 140 करोड़ रुपीज़ इस पर इन्वेस्ट किया गया। क्या चीज़ करने के लिए? इको सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए, इको सिस्टम क्रिएट करने के लिए। आप देखिए यहाँ पे सेंसस से रिलेटेड अभी सेंसस स्टार्ट हो गया, पर्टिकुलरली किस स्टेट में, तो अभी बिहार में जो सेंसस है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट किया गया है। आप देखिए इसी को लेकर के है कि प्रत्येक स्टेट में अब किया जाने की मांग चल रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मुंबई में भी किया गया है, उसके बाद गुजरात, छत्तीसगढ़, सब प्रत्येक स्टेट में ये किया गया है। इसी को लेकर के ये अभी सेंसस के बारे में बातचीत की गई है। तो पर्टिकुलरली क्या है ना कि इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके लिए एक इसके लिए स्पेशल टॉपिक लेके आएंगे सेंसस के बारे में, ठीक है। और सेंसस में उसमें सारा चीज़ हिस्ट्री से लेकर के कब फर्स्ट वन सेंसस काउंटिंग किया गया, इसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों ये न्यूज़ में है, तो ये सारे चीज़ के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। वो मे भी आज रिलीज कर दिया जाएगा नाइट में, ठीक है। आप लोग कल मॉर्निंग से वो वीडियो देख सकते हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि ये सेंसस से रिलेटेड अब की बार मे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूपीएससी मेंस में, एज वेल एज प्रीलिम्स में भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस इससे अराइव किए जा सकते हैं। तो इसी को लेकर के हम आज एक वीडियो रिलीज करेंगे पर्टिकुलरली सेंसस से रिलेटेड। अब देखिए इसमें सारा चीज़ बताया गया है। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़। अभी देखिए क्या है ना कि जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि देखिए वहाँ पे क्या है ना कि जो ह्यूमन है और एनिमल्स हैं उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ह्यूमन कभी कभी जो वहाँ के एनिमल्स हैं उन पे अटैक करते हैं और एनिमल्स के द्वारा क्या किया जाता है, ह्यूमन पे अटैक किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि बहुत सारे एनिमल्स डेथ कर जाते हैं। पर्टिकुलरली क्या होता है जब एलिफेंट अटैक करते हैं, पर्टिकुलरली बात करते हैं वायनाड की। वायनाड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये केरला में है। इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से हम लोग इसको जो गवर्नमेंट है इस पर किस तरह से एक्शंस ले ताकि जो ह्यूमन एनिमल्स का प्रोटेक्शन है उसको प्रोटेक्शन मिल सके। इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है। तो सारी चीज़ यहाँ पे बताया गया कि क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सब चीज़ यहाँ पे मेंशंस हैं। अब देखिए आगे जब बात करते हैं न्यूज़ की, ये न्यूज़ पर्टिकुलरली ये न्यूज़ जो पर्टिकुलरली क्या है ना कि ओपन एक्सेस मूवमेंट से रिलेटेड है। क्या है ना कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा ओपन एक्सेस प्रोवाइड किया गया, किसके लिए, जो पर्टिकुलरली रीडर्स होते हैं, चाहे वो जनरल रीडर हो या कोई स्टूडेंट हो, उसके लिए कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल है। क्या होता है जो कि रिसर्चर्स होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं, उसका पहले क्या होता है जनरल अगर पब्लिश करता था वो सभी को पढ़ने के लिए नहीं मिलता था। अब जो है क्या हुआ कि इसको गवर्नमेंट के द्वारा ओपन कर दिया गया और ओपन करने से बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिला है। इससे बेनिफिट्स क्या मिला है कि देखिए क्या है ना कि जो स्टूडेंट हैं जो रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको कहीं ना कहीं जो अच्छे राइटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका जनरल्स पढ़ने में रुचि है तो वो पढ़ सकते हैं और इसका जो इंटेलेक्चुअल क्वालिटी है वो इन्हांसमेंट करेगा। और इस तरह से क्या होगा, और इजी वे में जो ऑनलाइन सारा चीज़ अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन, इससे उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और इंडिया का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो स्टूडेंट्स के होते हैं वो चीज़ इसके थ्रू इन्हांसमेंट होगा। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कितना कॉस्ट है, क्या क्या परमानेंट है, और इसमें एक सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। सब्सक्रिप्शंस ले सकता है कोई भी स्टूडेंट। और इससे पहले क्या था, जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, उसका भी डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में यहाँ पे बात की गई है। और जो यूनेस्को है, उस यूनेस्को के द्वारा ये जो ओपन साइंस है इसका रिकमेंडेशंस किया गया था। इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है। अब देखिए जब हम बात करते हैं आगे, ये जो है अभी रिसेंटली जो एयर इंडिया है उसके
अभी रेगुलर न्यूज़ में रहेंगे, ठीक है। और पिछले दिन भी इसके बारे में डिस्कशंस किए थे, तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ है। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार डिस्कशन करना कोई मीनिंग्स नहीं रह जाता है ना। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे जो कन्वर्जन है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि जो कन्वर्जन है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि जो कन्वर्जन लॉ है, चाहे हिंदू टू मुस्लिम हो, मुस्लिम टू क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन टू हिंदू या जैन हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये काफ़ी सीरियस इशू है। इसको पॉलिटिकल कलर देना नहीं चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, और इस तरह से कोई भी प्राइमा फेसिया क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी स्टेट गवर्नमेंट हो और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके बाद जो अपोजिशंस में है, इसके द्वारा कहीं ना कहीं इस पर प्राइमा फेसिया क्रिएट करने की बात की जा रही थी। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डायरेक्टिव किया जा रहा है कि इसे पॉलिटिकल कलर देने का प्रयास ना करे कोई भी स्टेट या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा ये बताया गया है कि देखिए क्या है ना कि अभी जो 1 रैंक 1 पेंशन्स के बारे में बात की गई थी, उसको कहीं ना कहीं 15 मार्च तक कहीं ना कहीं रिलीज करने की बात की गई है, और इसको इफेक्टिव बनाने की बात की गई है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो CRPF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, उनके द्वारा जो अभी रिसेंटली पुंछ में जो रजौरी घटनाएं हुए थे, ठीक है, जो मिलिटेंट ग्रुप जो सिविलियन को अटैक किए थे, तो CRPF के द्वारा क्या किया गया, अब वहाँ पे जो सिविलियन है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात कर रही है, और वहाँ के जो लोकल सिविलियंस हैं जो इसके लिए इंटरेस्टेड है और जो उसके योग्य हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, और इस तरह से जो सिविलियंस किसी भी तरह से जो मिलिटेंट ग्रुप या टेररिस्ट से कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली मिलिटेंट ग्रुप से वो इफेक्टिव कहीं ना कहीं वो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है और उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं एक्शंस लेते हैं, तो वो लोग स्वयं कैपेबल हो और इस तरह से अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है ना कि एक कमेटी गठन किया गया, विजिलेंस डिफेंस कमेटी, और उसके द्वारा ये प्रोवाइड किया गया है कि 1 जनवरी और 2 जनवरी को, ठीक है, और सिविल जो एविएशंस इंक्लूडिंग जो डेट हुआ था, ठीक है, वो सभी आगे आए और इस तरह से इस पर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करें ताकि वहाँ के प्रोटेक्शंस मिलेंगे। अभी रिसेंटली क्या हुआ था ना कि लगभग में 303 के आसपास, ठीक है, आर्म प्रोवाइड किए गए थे अभी रिसेंटली, ठीक है, और इस तरह से अब ट्रेनिंग प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया। अब देखिए यहाँ पे जब बात की गई है, ये वाला न्यूज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा ये बताया गया कि हमारा जो मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट है, इनके तहत हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं जिसको कि हम लोगों ने क्रिएट किया और जो हमारा फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री है उनको प्रोवाइड किए हैं। इससे क्या है ना कि हमारा जो मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट है और हम लोग कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, और जो हमारे फ्रेंडली कंट्री है उसको भी कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था। अब देखिए यहाँ पे जब बात की गई है, यहाँ पे पर्टिकुलरली ये वाला न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ खास अब इम्पोर्टेंट, हाँ, अभी देखिए रिसेंटली क्या है ना कि जो रेलवे मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि अभी रिसेंटली 3.12 लाख इंडियंस जो पोस्ट हैं, ठीक है, इंडियन रेलवे में, वो अभी वैकेंट हैं। ये जो हमारे कंट्री के रेलवे मिनिस्टर्स हैं, कौन है, तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा ये बताया गया है कि कब तक में इस पर टोटल मिला करके अभी पता है आपको 18 जोन है, और 18 जोन में अभी 1 दिसंबर 2022 तक का अभी ये काउंटिंग डेटा बताया गया है कि 3.12 लाख अभी पोस्ट वैकेंट है इंडियन रेलवे में, उसको जल्द से जल्द फुलफिल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे सारा डेटा बताया गया है कि किस तरह से जॉब क्रिएट किए जा सकते हैं और जॉब अवेलेबल है जो यहाँ के यूथ हैं, ये सब चीज़ यहाँ पे बताया है। किस एरिया में कितना है, ALP का कितना है, असिस्टेंट लोको पायलट का कितना है, उसको आगे करके ग्रुप C में कितना है, ग्रुप B में, तो ये सारे डेटा यहाँ पे बताया गया है कि आने वाले दिन में यहाँ पे
क्या होगा, वैकेंसीज अवेलेबल है और कहीं ना कहीं यूथ की रिक्वायरमेंट होगी और जल्द ही, ठीक है, इसको फुलफिल कर लिया जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, चाहे वो नॉन टेक्निकल पोस्ट हो या टेक्निकल पोस्ट हो। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आज बताया गया रेलवे मिनिस्टर्स के द्वारा। अब देखिए कोई खास न्यूज अब नहीं बच, अब देखते हैं, अब कुछ खास न्यूज़ नहीं बताया इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि अगर और आपको कुछ भी इस तरह से डिस्कशंस या डाउट रह जाता है या कोई भी किसी चीज़ पे आप स्पेशल टॉपिक पे आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।